नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं एनएनए का वीकली बुलेटिन। जिस सदन द्वारा देश हित में कानून लागू किए जाते हैं, बीते दिन उसी सदन में कानून तोड़े भी गए। दोषी सांसदों को तत्काल प्रभाव से अनुशासनहीनता के लिए निलंबित भी किया गया। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। साथ ही बात होगी कि एनडीए को नो डाटा अवेलेबल का नया नाम किसने दिया, इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। जिसके बाद बात होगी सीमा पर गोलीबारी को लेकर चीन द्वारा आई प्रतिक्रिया के बारे में। 3 कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। कई राज्यों में किसान इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को इनमें से 2 विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां यह विधेयक ध्वनि मत से पास हुआ। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। उपसभापति का माइक छीनने की कोशिश भी की गई। सांसद सदन के वेल तक आ गए, जिसकी वजह से राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन के 8 सदस्यों को उनकी अनुशासनहीनता के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजू सातव, सीपीएम के रागेश, कांग्रेस के रिपुन बोरा, टीएमसी के डोला सेन, कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन और सीपीएम के इलामारन करीम। एम वेंकैया नायडू के फैसले के मुताबिक राज्यसभा सांसदों के निलंबन का यह फैसला हफ्ते भर के लिए लागू रहेगा। सभापति ने कहा कि डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजू सातव, के रागेश, विपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नासिर हुसैन और इलामारन करीम के चेयर के प्रति खराब बर्ताव करने के हफ्ते भर के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद हंगामे के चलते कई बार स्थगित हुई। पहले इसे 10 बजे के लिए स्थगित किया गया, इसके बाद 10:30 बजे के लिए, फिर 11 बजे और उसके बाद हंगामा बढ़ने पर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो निलंबित सांसदों ने एक बार फिर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को मंगलवार सुबह 9 बजे तक स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले सभापति वेंकैया नायडू ने भी रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर दुख जताया था। उन्होंने कहा था कि एक दिन पहले उच्च सदन में कुछ विपक्षी सदस्यों का आचरण दुखद, अस्वीकार्य और निंदनीय रहा। केंद्र सरकार के कई मंत्री राज्यसभा में रविवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के इस रवैये को लेकर उन पर जमकर बरसे और उनके व्यवहार को शर्मनाक करार दिया तथा संसद के इतिहास में इसे अप्रत्याशित बताया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, धाराव चंद्र गहलोत और मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों के राज्यसभा सदस्यों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजनाथ सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं कृषि उत्पाद विपणन समिति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और यह बनी रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और विपणन समिति जारी रहेगी, इसे किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ उच्च सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार की रविवार को कड़ी निंदा की। नीतीश ने ट्वीट किया कि राज्यसभा के उपसभापति पर हमला संसदीय परंपरा और उसके गौरव के खिलाफ है। यह निंदनीय है, मैं स्तब्ध एवं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि आज की घटना से संसद के गौरव को हानि पहुंची है। हमें संसद की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए और लोकतंत्र में आसन का सम्मान करना चाहिए। जिसके बाद अब सांसदों ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि वो कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करें और उन्हें वापस भेज दें। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार बुधवार शाम राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और विपक्षी सांसदों की तरफ से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाहर आकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को कृषि संबंधी विधेयक लाने से पहले सभी दलों, किसानों, नेताओं के साथ विचार विमर्श करना चाहिए था। आजाद ने आगे कहा, वोटों का कोई विभाजन नहीं हुआ है और ना ही ध्वनि मत हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर में संविधान को कमजोर किया गया है। हमने राष्ट्रपति को सूचित किया है कि कृषि बिल को असंवैधानिक रूप से पारित किया गया है और उन्हें इन बिलों को वापस करना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार कोई बिल संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उनके दस्तखत के बाद ही वह बिल कानून का रूप लेता है।
इस बीच विपक्षी दल के सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी उन्होंने सदन की कार्यवाही का बायकॉट किया। संसद परिसर में गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक मार्च किया। उनके हाथों में किसान बचाओ के प्ले कार्ड भी थे। कृषि बिल के विरोध में विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया था। बुधवार को भी उन्होंने उसका बहिष्कार जारी रखा। राज्यसभा में हुई यह घटना वास्तव में निंदनीय है। जिस सदन द्वारा देश हित में कानून पारित होते हैं, उसी सदन में सदस्यों द्वारा यह व्यवहार देश को शर्मसार करता है और इसी वजह से यह घटना किसानों के हित से ज़्यादा राजनीति दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद के मॉनसून सत्र में कई मुद्दों पर मोदी सरकार ने सदन में कहा कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को एक कार्टून शेयर करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोला। थरूर ने एक ट्वीट में एनडीए नो डाटा अवेलेबल बताने वाला एक कार्टून शेयर किया और इसके साथ लिखा, प्रवासी मजदूरों पर कोई डेटा नहीं है, किसानों की आत्महत्या पर भी कोई डेटा नहीं है, फिस्कल स्टिमुलस पर गलत डेटा है, कोविड से हुए मौतों के आंकड़े पर भी भ्रामक डेटा है, जीडीपी ग्रोथ को लेकर कोई डेटा साफ नहीं है। इस सरकार ने एनडीए टर्म की परिभाषा ही बदल दी है। बता दें कि संसद में सरकार से किसानों की आत्महत्या, लॉकडाउन में मरने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या, कोरोना वायरस के चलते रोजगार गंवाने वाले लोगों की संख्या, देश में अवैध प्रवासियों की संख्या, कोविड की वजह से जान गंवाने वाले हेल्थ केयर कर्मचारियों और डॉक्टरों की संख्या और देश में कुल प्लाज्मा बैंक की संख्या को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन सरकार के पास इन पर कोई जवाब नहीं है। चलिए विस्तार में बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिस पर मोदी सरकार ने विपक्ष को हमले का मौका दे दिया। पहला, प्रवासी मजदूरों की मृत्यु और नौकरी का नुकसान। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार 14 सितंबर को संसद को बताया कि लॉकडाउन के दौरान अपनी जान या आजीविका गंवाने वाले प्रवासियों की संख्या का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा, चूंकि ऐसा कोई डेटा ही नहीं रखा गया था, इसलिए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का सवाल ही नहीं था। इसी प्रकार दूसरा सवाल किसानों की आत्महत्या को लेकर राज्यसभा को एक लिखित जवाब में केंद्र ने कहा कि उसके पास किसानों की आत्महत्या का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि कई राज्य राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी को आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते हैं। तीसरा सवाल था कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स की मौत को लेकर के। इस पर भी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों के मौत पर कोई डेटा सामने नहीं रखा। इसी प्रकार चौथा सवाल था लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई सेक्टर्स के हुए नुकसान को लेकर के। यह स्वीकार करते हुए कि कोविड-19 महामारी ने सूक्ष्म लघु उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। सरकार ने संसद को बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों की संख्या पर भी सरकार के पास कोई डेटा नहीं। इसी प्रकार पांचवा सवाल आरटीआई कार्यकर्ताओं की मृत्यु को लेकर के। सरकार ने कहा कि वह देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं की मृत्यु की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं रखती है। कमाल है, वह मोदी सरकार जिसे ये पता है कि भारत में कितने लोग बिना घर के हैं, कितने घरों में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं, यहाँ तक कि कितने घर में शौचालय नहीं हैं, उस सरकार को इन डाटा के बारे में नहीं पता। ये बात कुछ हजम नहीं होती। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं अब सीमा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियान ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय सैनिक अवैध रूप से एलएसी के दूसरी ओर आ गए थे, जिसके बाद चीनी सीमा की निगरानी करने वाले सैनिकों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर तभी भारतीय सैनिकों ने चेतावनी देने के लिए गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि 1975 के बाद यह पहला मौका है जब सीमा पर गोलीबारी हुई है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन के कूटनीतिक और सैन्य जरिए से भारत से संपर्क किया है और मतभेदों को शांतिपूर्वक बातचीत से दूर किया जाना चाहिए। चीन की ओर से यह प्रतिक्रिया भारतीय सेना के मंगलवार को आए बयान के बाद की गई है, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय सेना ने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया है और न ही गोलीबारी जैसी कोई आक्रामक कार्रवाई की गई है। सेना ने अपने एक बयान में कहा है कि 7 सितंबर को पीएलए के सैनिक एलएसी पर भारत की एक पोजीशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायर कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। सेना ने कहा कि इस उकसाऊ हरकत के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और परिपक्व व जिम्मेदार बर्ताव किया।
सेना ने आरोप लगाया कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के अपने बयान में अपने देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय जगत को गुमराह करने की कोशिश की है। असल में इसके पहले मंगलवार को ही चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोत्सो झील के दक्षिण तट पर सेनपाओ पहाड़ी क्षेत्र में एलएसी का उल्लंघन किया और चीनी गश्ती दल की ओर गोलियां चलाईं। प्रवक्ता जोंग ने कहा, हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि वो इस तरह के खतरनाक हरकतों को फौरन बंद करें। जिन सैनिकों ने एलएसी को पार किया है उन्हें तुरंत वापस बुलाएं, सीमा पर तैनात सैनिकों को काबू में रखें, इस मामले की गंभीरता से जांच करें और जिन सैनिकों ने भी वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं उनको सजा दें और ये भी सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सैनिक अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे। चलिए इसी श्रृंखला में बात करते हैं अगले अपडेट की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को 4 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को जा रहे हैं। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को जा रहे हैं। 8 सदस्यों वाले संघाई सहयोग संगठन में भारत और चीन दोनों ही हिस्सा हैं। इस दौरान एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग ई से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हो सकता है कि एस जयशंकर मॉस्को जाते समय तेहरान में थोड़ी देर रुककर ईरान के विदेश मंत्री जावाद ज़रीफ से भी मुलाकात करें। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह सीरीज कैसी लगती है। साथ ही अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले शनिवार सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।